हेलो स्टूडेंट्स। तो आज वाले लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं लेंस फॉर्मूला और लेंस मेकर फॉर्मूला का डेरिवेशन, देन डिस्प्लेसमेंट मेथड। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या है भी आगे आ जाएगा। देखो, अगर मैं बात करूं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आज वाला लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होगा आपका। देखो, अभी तक अपन लेंस के 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं। जो प्रीवियस लेक्चर्स में अपन ने लेंस फॉर्मूला और मेकर फॉर्मूला रे डायग्राम बनाए, लेंस फॉर्मूला लेंस मेकर फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन करें। पर जो बोर्ड में मेजर पार्ट होता है ये डेरिवेशन होते हैं। ये दोनों डेरिवेशन सेम पैटर्न के हैं, लेंस फॉर्मूला लेंस मेकर फॉर्मूला। फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं मैं, फॉर्मूला आप सभी को पता है। ठीक है, उस फॉर्मूले का प्रूफ भी आ सकता है। इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, डेराइव एक्सप्रेशन फॉर लेंस फॉर्मूला, या फिर प्रूव दैट 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, या 1/f इक्वल टू n रिलेटिव माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो इसको शुरू करते हैं। एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो ये एनसीईआरटी में जितना आज अपन पढ़ने वाले हैं ना लेंस में, उतना ही दिया है। बस एनसीईआरटी की थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो। न्यूमेरिकल तो आपको मैंने सिखाई दी है करना। ठीक है, तो लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ध्यान से समझना। तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया डेराइव लेंस फॉर्मूला और लेंस मेकर फॉर्मूला। वैसे फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, आपको पता है लेंस फॉर्मूला और लेंस मेकर फॉर्मूला दोनों ही। तो मैं सोल्व करता हूं, जरा इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, बोर्ड में आ भी सकता है, फाइनल बोर्ड एग्जाम में आपका। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इस डेरिवेशन में मान लो ये मैंने एक लेंस बना लिया। ठीक है, छोटा लेंस बना दिया, ज्यादा बड़ा बना लिया। ये मैंने एक छोटा सा लेंस बना लिया, ये मान लो ये लेंस आ गया पूरा। और यहाँ पे इस पॉइंट को मैंने, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की अगर मुझे इमेज बनानी है, ठीक है, इधर वाला लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंड का n1 n1 और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 मान लिया। ठीक है, ये इस टाइप से लेंस आ गया। इस पॉइंट को नाम भी दे देता हूं, ये पॉइंट का ए नाम है, बी सी डी। ठीक है, 4 पॉइंट्स नाम दिए मैंने, ए बी सी डी, लेंस के 4 पॉइंट्स। अब देखो यहाँ होने क्या वाला है, जब रे यहाँ से निकलेगी, जो रे होगी यहाँ से रे इंसिडेंट रे आएगी, फिर यहाँ रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ रिफ्रैक्शन होगा और फिर इधर इमेज बनेगी। तो मैं पहला रिफ्रैक्शन बना रहा हूँ, पहला रिफ्रैक्शन जो लेफ्ट वाली सरफेस से होगा। ठीक है, ये लेफ्ट वाली सरफेस बना लेता हूँ मैं, ये लेफ्ट वाली सरफेस बना ली मैंने। ठीक है, अब यहाँ जो है ये मैंने एक्सिस बना दी। अब ये जो पहली सरफेस है, ये ऑब्जेक्ट आ गया आपका, ऑब्जेक्ट को ओ पॉइंट से बोल दिया मैंने, ऑब्जेक्ट को मैंने ओ लिख देता हूँ सिंपल। ठीक है, ओ पॉइंट पे जो है ऑब्जेक्ट रखा है। अब पहली सरफेस पे जहाँ रिफ्रैक्शन होगा वो सरफेस है ए बी एंड सी सरफेस, और इधर क्या है, ये मीडियम है, ये वाला मीडियम मान लेते हैं अपन n2 है। ठीक है, और इस सरफेस को अगर मैं कंप्लीट करूं, इस सरफेस को अगर मैं कंप्लीट करूं तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा क्या। इस सरफेस को मैंने कंप्लीट कर दिया, यहाँ कहीं ना कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 आ गया। C1 मतलब पहली सरफेस जो है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मैं वापस इंसिडेंट रे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मेरे पास आ गया इंसिडेंट रे, एक रे तो ये जो है, ये वाली रे तो एज इट इज चली जाती है, आगे आगे भाग जाती है। अब मैं क्या करूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो मैंने स्फीयर कंप्लीट किया है, इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ कर लूं। ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। अब मैं मान के चल रहा हूं कि ये जो लेंस वाला लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है वो n1 से ज्यादा डेंसर है। अगर मैं ऐसा मान लेता हूं तो ये जो एंगल है, ये वाला एंगल तो आई हो गया, ये एंगल इंसिडेंट एंगल आई हो गया। ठीक है, अब जो रिफ्रैक्शन वाला एंगल होगा इस आई से तो कम होगा। बेसिक स्नेल्स लॉ आपको पता होगा, जब रे लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल के पास आ जाती है, और ये नॉर्मल है क्या, ये नॉर्मल आ गया। तो यहाँ से जो रिफ्रैक्शन के बाद ये रे निकलेगी, मान लो यहाँ पे कोई इस पॉइंट पे जाके मिल रही है, यहाँ पे कहीं मिल रही है, इस पॉइंट को नाम दिया मैंने I1। मतलब I1 पे इमेज बन रही है क्या, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट रे O पे कट कर रही है, रिफ्रैक्टेड रे कहाँ कट कर रही है, I1 पे। तो इमेज अपने पास कहाँ बन गई, I1 पे। ठीक है, अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस का, फॉर्मूला लगाता हूं। तो रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। अब जो पहली स्फेरिकल सरफेस बनी है वो कौन सी है, ABC। ठीक है, ABC जो स्फेरिकल सरफेस है उससे रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाता हूं। और फॉर्मूला क्या है, देखो मेरे पास n2/v माइनस n1/u n2 माइनस n1/v
आर, ये अपने पास फॉर्मूला था और इस फॉर्मूला की कंडीशन क्या थी, पैरेक्शियल रेस। ये फॉर्मूला का वैलिड था फॉर पैरेक्शियल रेस, रेस क्या होनी चाहिए, पैरेक्शियल होनी चाहिए, ठीक है। तो अब मैं यहां लिखता हूं, तो N2 यहां ये वाला मीडियम N1 क्या होता है, इंसिडेंट मीडियम, N2 क्या होता है, रिफ्लेक्टेड मीडियम, जहां रिफ्लेक्शन होगा। तो N2 तो ये वाला मीडियम हो गया, लेंस वाला, ठीक है। और B की जगह क्या लिख दूं, ये B से I1 तक का डिस्टेंस BI1 माइनस N1, इंसिडेंट मीडियम ये N1 हो गया क्या, N1। चाहो तो मैं यहाँ लिख दूं N1 जो है N2 डेंसर मीडियम है ना, तो ऐसा लिख सकता हूँ N1। और अगर आपको पता होगा ये यहाँ माइनस OB लिख दूंगा, माइनस OB लिख लिया मैंने, ठीक है, इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R की जगह क्या लिख दूं, R की जगह यहां से यहाँ तक की डिस्टेंस BC1 लिख दिया गया, BC1। तो ये अपने पास आ गई इक्वेशन 1, ठीक है। ये अब जो है रिफ्रैक्शन होगा कहां पे, दूसरी सरफेस पे। अब यहां से जो रे है, ये रे तो इस टाइप से बढ़ गई आगे। अब दूसरी सरफेस मतलब लेंस में हो क्या रहा है, लेंस की डेफिनेशन क्या होती है, दो कर्वेचर सरफेस पे रिफ्रैक्शन। तो एक रिफ्रैक्शन तो हो गया, अब दूसरा रिफ्रैक्शन बना लेता हूं मैं, ठीक है। दूसरे रिफ्रैक्शन के लिए मैं डायग्राम बनाता हूं, जरा देखना आप ध्यान से। अब दूसरा रिफ्रैक्शन इधर है क्या, यहां से इस टाइप से, तो मैं यहां से पॉइंट बना रहा हूं ये इस टाइप का, ठीक है। इधर वाला मीडियम मैंने बना दिया क्या, ये इन दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट लूंगा, इसका और इसका, तो ये वाला लेंस बन जाएगा अपने पास। अब इधर वाला मीडियम तो N1 हो गया आपस ये, और इधर वाला मीडियम कौन सा है, N2। ये वाला मीडियम कौन सा है, N2। और ये मैंने बना दी क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। ये पॉइंट को अपन ने A नाम दिया था, ये C आ गया, और ये पॉइंट अपना D, ये वाला पॉइंट D आ गया, D को मैंने नीचे लिख दिया। तो यहां से क्या है, देखो ये जो रे है, ये रे यहां से जो ये वाली रे बना रहा हूं मैं, ये, ठीक है। एक काम करता हूं, इसको डैश डैश लगा के बना देता हूं, ये डैश डैश लगा के मैंने ये इधर वाला भी बना, ठीक है। ये वाला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता ही है, N2 है। अब यहां से जो रे जा रही है, ये वाली रे, ये रे यहां से टकरा के इस टाइप से जा रही है, और ये यहाँ पे I1 पे जाके मिल रही थी, ये I1 वाला पॉइंट, ये I1 वाला पॉइंट बना दिया मैंने, ठीक है। बट अब होगा क्या, इस पॉइंट पे अगेन रिफ्लेक्शन होगा क्या, इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे मैंने रिफ्लेक्शन करना है, तो इस स्फेरिकल सरफेस को कंप्लीट करूं यहाँ पे। इसका यहाँ कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, जिसको नाम दे दिया मैंने C2। ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। अब अगर ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, तो इंसिडेंट एंगल कितना हो गया यहाँ पे, अगर इस पॉइंट पे इंसिडेंट एंगल देखो, तो ये वाला इंसिडेंट एंगल हो गया। अब आपको पता है रे यहाँ पे अगर देखा जाए, तो N2 से N1 में जा रही है, मतलब डेंसर से रेयर में जा रही है। अगर रे डेंसर से रेयर में जा रही है, तो क्या होगी, नॉर्मल से दूर हो जाएगी। नॉर्मल से दूर मतलब ये वाली रे जो है यहाँ से उठ के इस टाइप से चलेगी, और यहाँ पे अपने पास फाइनल इमेज बन गई आई, ठीक है। तो मैं वापस से लिख रहा हूं रिफ्रैक्शन, यहाँ क्या लिख रहा हूं मैं, रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, और ये वाली स्फेरिकल सरफेस कौन सा है, ADC, ठीक है। तो यहाँ पे वापस ये फॉर्मूला लगाता हूं मैं। तो अब सुनना ध्यान से, N2 का मतलब क्या होता है, ये N2 बाई V, N2 मतलब रिफ्रैक्टिव, यहाँ N1 क्या होता है, इंसिडेंट मीडियम। तो अब यहाँ इंसिडेंट मीडियम कौन हो गया, N2, और रिफ्रैक्शन मीडियम N1। तो N1 अपॉन DI माइनस इंसिडेंट मीडियम N2 है क्या, इंसिडेंट मीडियम N2 हो गया, अपॉन ये DI1 आ जाएगा, DI1, ठीक है। U क्या होता है, U जो है वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहां से यहां तक हो गया, इक्वल टू लिखूंगा, तो N1 माइनस N2 अपॉन R की जगह क्या लिख दूं, R की जगह अगर लिखो तो ये माइनस आ जाएगा, माइनस C2D, माइनस जिसे यहां लिखा था ना B, यहाँ DC2, ये लेफ्ट में है ना, इधर अपोजिट टू इंसिडेंट है, ठीक है। तो ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब 2 बार रिफ्लेक्शन कराया मैंने, अभी तक और कुछ भी नहीं कराया, ठीक है। अब अगर देखा जाए इन दोनों इक्वेशन में, आप ध्यान से देखो, ये लेंस में B और D, यहां ये वाला पॉइंट B है क्या, इस वाले पॉइंट को क्या नाम दे रहा हूं मैं, B। अब ये जो BI1 और DI1 ऑलमोस्ट बराबर बराबर हो जाएंगे कब, अगर ये लेंस पतला है। ये फॉर्मूला अगर आपको पता हो, तो मैंने बोला था थिन लेंस के लिए वैलिड है। कौन से लेंस के लिए, थिन लेंस के लिए। लेंस पतले पतले से होने चाहिए, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस भले बीच में से मोटा हो,
पर फिर भी वो जो उसकी थिकनेस होगी ना बीच में से वो भी नेग्लिजिबल होगी, तभी जाके फॉर्मूला वैलिड होगा। इसीलिए इस फॉर्मूले को बोला जाता है थिन लेंस फॉर्मूला। तो अब यहां से देखूंगा मैं, तो यहां से देखने पे क्या आ रहा है, ये BI1 और DI1 थिन लेंस है। थिन लेंस इस टाइप से होगा, जैसे मैं यार बना के बताता हूँ, इस टाइप से ये लेंस होगा। तो यहाँ B और यहाँ D होगा, तो BI1 और DI1 ऑलमोस्ट इक्वल होंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ BI1 ऑलमोस्ट इक्वल टू DI1 फॉर थिन लेंस। ठीक है, अब थिन लेंस के लिए दोनों बराबर से हो गए। तो अब मैं यहां से इक्वेशन में देखता हूं जरा, ये BI1 आ रहा है यहाँ पे और यहाँ DI1 आ रहा है। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूं, इक्वेशन 1 और 2 को, इक्वेशन 1 प्लस, या फिर ऐसा लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों को मैंने ऐड कर लिया। इन दोनों को मैंने क्या कर लिया, ऐड। अब ये DI1 की जगह एक स्टेप और बढ़ा के BI1 लिख दूं, मैं वो नहीं लिख रहा हूं। अब ये BI1 लिखूंगा और इन दोनों को ऐड करूंगा, तो ये N2 अपॉन BI1 चला जाएगा, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। तो देखो क्या आने वाला है, N1 अपॉन DI और ये माइनस माइनस प्लस N1 अपॉन OB इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन BC1 प्लस ये वाली टर्म क्या है, N1 माइनस N2 अपॉन DC2। ठीक है, तो इस टाइप से ये इक्वेशन आ गई मेरे पास। अब यहाँ पे ये जो सेकंड सरफेस पे रिफ्लेक्शन हुआ है, सेकंड सरफेस पे यहाँ वाला रिफ्लेक्शन मैंने बना दिया, इस पॉइंट पे आके फाइनल इमेज बनी अपने पास। ठीक है, एक रे तो ये डायरेक्ट आ गई, तो ये फाइनल इमेज बन गई। अब यहाँ से अपना डेरिवेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इस डेरिवेशन में अभी तक अपन ने कुछ नहीं किया, बस पहली सरफेस पे रिफ्लेक्शन करा दिया, रिफ्लेक्शन का डायरेक्ट स्फेरिकल सरफेस वाला फॉर्मूला यूज किया, दूसरी सरफेस पे डायरेक्ट स्फेरिकल सरफेस का रिफ्लेक्शन करा दिया और दोनों इक्वेशन को मैंने ऐड कर दिया। यहां तक अपना डेरिवेशन ऑलमोस्ट 99% कंप्लीट हो गया। अब अपने को कुछ नहीं करना, बस फोकस का डेफिनेशन आपको पता होगा। फोकस का डेफिनेशन मैंने क्या लिखा था, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो, क्या लिखा था ध्यान से सुनना, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो तो इमेज फोकस पे बनती है क्या, तो वही कहानी मैं यहां कर रहा हूं। ये ऑब्जेक्ट को अगर मैं इनफाइनाइट पे ले जाऊंगा, इस ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे ले जाऊंगा तो OB की जगह क्या आ जाएगा, सोचो जल्दी से। इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं इनफाइनाइट पे ले जाऊंगा तो OB की जगह तो इनफाइनाइट आ गया, तो OB की जगह मैं अभी इनफाइनाइट पुट करने वाला हूं। ठीक है, और इमेज फोकस पे चली जाएगी, तो इस DI की जगह मैं क्या पुट करने वाला हूं, DI की जगह F पुट करने वाला हूं। क्लियर है, तो DI की जगह F पुट करूंगा तो, और ये BC1 और DC2 ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है क्या। अब BC1 क्या है, पहली देखो अपन ने जो लेंस मेकर फॉर्मूला लिखा था ना, वहां R1 पहली सरफेस पे जहां रिफ्लेक्शन हो रहा, तो BC1 की जगह मैं क्या लिखूंगा, प्लस R1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं देखो तो ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आया था, यहाँ पर ने जो फॉर्मूला लिखता ना R की जगह मैंने क्या लिखा, BC1। ठीक है, तो अब मैं यहाँ ऊपर थोड़ा सा मिटाता हूं और इस इक्वेशन को कंप्लीट कर लेता हूं। ये यहां तक मिटा लिया। ठीक है, तो यहां से सुनना ध्यान से, यहां अगर मैं इस इक्वेशन में देखूं तो ये BC1 की जगह क्या लिख सकता हूं, प्लस R1। ठीक है, पहली सरफेस का, ये जो पहली सरफेस है ना, उस पहली सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर। ऐसे ही जो R2 है, उस R2 की जगह मैंने यहां ऐसे लिखता हूं, R1 की जगह मैंने क्या लिखा है, प्लस BC1, और R2 की जगह मैंने क्या लिखा है, माइनस DC2। ठीक है, ये दोनों टर्म जो है अभी मैं यहां यूज करने वाला हूं। ठीक है, अब मैं यहां पे एक लाइन लिख रहा हूं, यहां लाइन क्या लिख रहा हूं, इफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी एट इनफाइनाइट देन इमेज क्या बनेगी, इमेज एट फोकस। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, इसी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए, इमेज अगर इनफाइनाइट पे है, इसका मतलब OB को तो मैं इनफाइनाइट कर दूं क्या, OB को अगर इनफाइनाइट कर दूं, ठीक है, तो ये जो DI है वो फोकल लेंथ के बराबर आ जाएगा। तो देखो क्या करूंगा मैं, ये जो OB है, OB की जगह तो क्या लिख दूंगा, इनफाइनाइट, और DI की जगह क्या लिख दूं, F। तो यहां से क्या आ रहा है, देखो N1 अपॉन F प्लस N1 अपॉन इनफाइनाइट इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन यहाँ पे ये BC1 प्लस N1 माइनस N2 अपॉन ये जो DC2 है, यहाँ DC2 भी माइनस DC2 आएगा, तो ये वाली इक्वेशन N1 माइनस N2 माइनस DC2, तो यहाँ माइनस DC2 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये तो आ रहा है N1 अपॉन F, ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी क्या, और यहां से क्या करूं, N2 माइनस N1। अब यहां से देखो BC1 की जगह क्या लिख दिया, R1, और ये माइनस को यहां शिफ्ट कर ले, एक काम करते हैं, ये माइनस DC2 की जगह क्या लिख दिया, R2, और यहां पे माइनस शिफ्ट किया तो N2 माइनस N1,
ठीक है, और dc2 की जगह क्या लिख दिया r2। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे स्टेप ध्यान से समझना। देखो ये प्लस एज इट इज n1 माइनस n2, ठीक है, ये माइनस dc2 की जगह क्या लिख दूं मैं, माइनस dc2 की जगह क्या लिख दूं r2। ठीक है, अब यहां से मैं पिछला इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन हटा देता हूं, अपना फॉर्मूला ऑलमोस्ट डेराइव हो चुका है। तो यहां से अब देखोगे आप, देखो क्या है, तो ये जो है n1 अपॉन एफ इक्वल टू n2 माइनस n1 को अगर कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन r1, और यहाँ n2 माइनस n1 नहीं है ना, इसलिए एक माइनस लिख दिया मैंने, 1 अपॉन r2। ये n1 का डिवाइड कर दो तो 1 बाई एफ क्या हो गया, n2 अपॉन n1 माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। जो आप सभी को पता होगा ये कौन सा फॉर्मूला है, ये क्या है, लेंस मेकर फॉर्मूला है क्या, तो ये लेंस मेकर फॉर्मूला हो गया। ठीक है, और लेंस मेकर फॉर्मूला आपको याद भी होना चाहिए, क्या यही डिराइव किया था अपन ने, ये हो गया अपना लेंस मेकर फॉर्मूला। और लेंस मेकर फॉर्मूला का न्यूमेरिकल अपन प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं, लास्ट वाले लेक्चर में। अब बचा अपने पास थिन लेंस फॉर्मूला। तो थिन लेंस फॉर्मूला कहां से आएगा, देखो अब पहला वाला डायग्राम देखो जरा, ये वाले डायग्राम में ये यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है डी डिस्टेंस को मैं क्या लिख सकता हूं, डी टू आई डिस्टेंस को मैं लिख सकता हूं डी आई, इस डिस्टेंस को मैं बी लिख दूं क्या, डी से आई को, एंड साथ में ओबी डिस्टेंस, ये जो ओबी है इसकी जगह मैं माइनस यू लिख दूं क्या, और साथ में अगर ये वाली टर्म देखोगे आप n2 माइनस n1 अपॉन bc1, n2 अपॉन n1 माइनस अपॉन bc1 प्लस n1 माइनस n2 माइनस dc2, ये वाली पूरी टर्म राइट में सोल्व होगी किसके बराबर आ गई है, n1 बाई f के बराबर आ गई है। ठीक है, ये पूरी टर्म जो है सोल्व होगी किसके बराबर आ गई है, ये जो पूरी टर्म लिखी ना मैंने यहां से, ये 1 बाई एफ के बराबर आ जाएगी, ये 1 बाई एफ आ गए। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन को मैंने नाम दे दिया थर्ड। ठीक है, और ये इक्वेशन को लेंस मेकर फॉर्मूला समझ के इसको फोर्थ नाम दे दिया। तो अब मैं देखो इसमें ये वैल्यू पुट करता हूं, ये डी आई इक्वल टू बी, एंड ये जो लेंस मेकर फॉर्मूला की जो वैल्यू आ रही है 1 बाई एफ, ठीक है, इक्वल टू n2 अपॉन n1 माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, ये पुट, ये वैल्यूज, ये सारी वैल्यूज का पुट कर रहा हूं, वैल्यूज पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है, सॉरी इक्वेशन 3, ये थर्ड इक्वेशन में। तो ये क्या आ गया, n1 अपॉन v प्लस n1 अपॉन यहाँ माइनस यू आ जाएगा वो b की जगह, इक्वल टू 1 बाई एफ है क्या, ये 1 बाई एफ मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। आप कैसे समझ सकते हो, देखो वापस एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो राइट में इतनी सारी टर्म है ना, ये जो राइट वाली सारी टर्म आप ध्यान से देखोगे तो ये यहां से यहां इस इक्वेशन से n1 बाई एफ आ रही है, n1 बाई एफ, ये वाली जो टर्म है ना राइट में सोल्व होके, ये देखो ये वाली पूरी टर्म राइट में सोल्व होते होते, या फिर एक काम करते हैं इसको इक्वेशन 4 नाम दे देता हूं मैं। ठीक है, ये वाली जो ये वाली इक्वेशन है ना, इसको 4 नाम दे देते हैं, तो ये वाली इक्वेशन एज इट इज है ना, बस ये n1 बाई एफ आ गया ना इसकी जगह। तो यहां पे भी अपने को वैल्यू डी आई की जगह क्या लिखा मैंने, v, डी आई की जगह v और ओबी की जगह माइनस यू, ये दोनों वैल्यूज का पुट कर रहा हूं, पुट इन इक्वेशन 3 एंड साथ में इक्वेशन 4, ये दोनों वैल्यू तो मैंने इक्वेशन 3 में पुट कर लिया, और साथ में इक्वेशन 4 को देखो, इक्वेशन 4 इसको नहीं नाम दे रहा हूं मैं, इसको नाम दे देता हूं। तो ये वाली इक्वेशन देखोगे तो ये वाला टर्म ये रहा, ये वाला टर्म ये रहा, ये दोनों किसके बराबर है, n1 अपॉन f, तो मैंने यहाँ n1 अपॉन f लिख दिया। तो जैसे ये लिखता हूँ ये फॉर्मूला आपका डेरिव हो जाता है, डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। तो फॉर्मूला क्या हो गया आपका, n1 बाहर क्या आ गया, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू 1 बाई एफ। तो इस टाइप से अपन ने ये लेंस वाला फॉर्मूला कंप्लीट कर लिया। तो ये लेंस वाला फॉर्मूला कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, इसको बोला जाता है थिन लेंस फॉर्मूला, थिन लेंस फॉर्मूला। अच्छा, इन दोनों फॉर्मूले में अब क्या क्या कंडीशन है ये आपको समझ आ गया होगा। पहला कंडीशन तो क्या है, पैरेक्शियल रेज है, पैरेक्शियल वाला तो कहां से समझ आया, पैरेक्शियल वाली कंडीशन क्यों है, क्योंकि ये वाला जो फॉर्मूला अपन ने सबसे पहले यूज किया ये कब वैलिड है, पैरेक्शियल के केस में। ठीक है, तो पहली कंडीशन पैरेक्शियल होगी। दूसरी कंडीशन, दोनों साइड का मीडियम सेम होना चाहिए, दोनों साइड का मीडियम n1 होगा तभी ये वैलिड है। अगर दोनों साइड का मीडियम n1 नहीं है तो पूरा डेरिवेशन वापस करना पड़ेगा आपको। फोकल लेंथ, फिर दोनों साइड से फोकल लेंथ अलग आता है। अगर दोनों साइड का मीडियम सेम है तो लेंस का फोकल लेंथ इधर से भी वही आएगा जो इधर से आएगा, और अगर इधर का मीडियम अलग है, इधर का मीडियम अलग है, तो इधर से फोकल लेंथ अलग होगा, इधर से फोकल लेंथ अलग होगा। ऐसा क्वेश्चन एडवांस में बनता है। फिर आप क्या करोगे,
अगर इधर n1 आ गया, इधर n3 आ गया, फोकल लेंथ इधर से चाहिए तो इधर ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट रखो, 2 बार रिफ्लेक्शन करा दो, इधर से चाहिए तो इधर ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखो, 2 बार रिफ्लेक्शन करा दो। पर ऐसा क्वेश्चन केवल एडवांस में पूछा जाएगा, ठीक है। तो थिन पैरेक्सल हो गई। दूसरी कंडीशन, मीडियम जो है दोनों साइड सेम होना चाहिए, मीडियम बोथ साइड सेम, ठीक है। मीडियम दोनों साइड का सेम हो गया, n1 n1, लेंस के दोनों साइड का मीडियम सेम हो गया। तीसरा, थिन लेंस होना चाहिए। थिन लेंस क्यों होना चाहिए? क्योंकि आपको पता होगा मैंने bi1 को di1 के बराबर मान लिया था क्या, bi1 इक्वल टू di1। अगर मोटे मोटे से लेंस हो गए ऐसे 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 ऐसे, तो फिर आप क्या करोगे, यहां से जो भी i1 का इमेज बना था ना, मान लो ये 10 सेंटीमीटर का बना और ये लेंस का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर दिया है, तो फिर ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। रिफ्लेक्शन थ्रो कर्व्ड सरफेस लगा के सॉल्व करना होगा। अगेन वो क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, तो एडवांस में पूछा जाएगा। लेंस के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो आपको थिन लेंस मान के चल लेना है कि थिन लेंस ही होगा, ठीक है। तो इस टाइप से अपन ने ये डेरिवेशन कंप्लीट कर लिया। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, आपको एक बार खुद से ट्राई करना, एक बार तो नोट्स में लिखो, फिर एक बार खुद से ट्राई करके देखो, एक बार पूरा समझ लो, फिर बिना देखे एक बार खुद से लिखने के देखो, ठीक है। और जब भी एग्जाम हो इस डेरिवेशन को एक बार खुद से लिख के देखना होगा, तभी जाके आप एग्जाम में सोल्व कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट टर्म आती है पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस क्या है, देखो इसको समझ लेते हैं। तो जैसे पहला मैंने लाइन लिखा है, इट इज द मेजरमेंट ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज द रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट। ऐसा मैंने आपको मिरर में भी समझाया था कि कन्वर्जिंग कैपेसिटी का मतलब है पावर, ठीक है। कोई भी मिरर जो है उस पर लाइट इंसिडेंट हो रही है तो उसको कितना इजीली वो कन्वर्ज कर पा रहा है, ठीक है। जो ज्यादा कन्वर्ज करेगा, जिसका कन्वर्जिंग कैपेसिटी ज्यादा है, उसका पावर भी ज्यादा होगा। तो यहां भी ये लिखा है मेजरमेंट ऑफ कन्वर्ज द लाइट रे इंसिडेंट ऑन फॉलिंग इट। मतलब जो लेंस पे जो लाइट आ रही है ना, वो कितना इजीली लेंस कन्वर्ज कर देता है, इसी को क्या बोलते हैं अपन, पावर ऑफ लेंस। देखो जैसे मैं डायग्राम से समझाता हूं आपको। जैसे मान लो ये एक लेंस है, ये मैं 2 लेंस बना के बताता हूं। एक लेंस तो ये आ गया और ये वाला दूसरा लेंस आ गया, 2 लेंस है अलग अलग, ठीक है। अब मान लो पहले वाले लेंस पे तो ये जो रे आ रही है, ये वाले लेंस ने यहां पे इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और ये वाला जो एक और लेंस है नीचे मैंने जो लेंस बनाया, ये यहां तक कन्वर्ट कर पा रहे हैं। इसका मतलब इसका कन्वर्जिंग कैपेसिटी अच्छा है। मतलब अगर इस लेंस को मैं नाम दूं L1, इस लेंस को नाम दूं L2, तो किसका पावर अच्छा होगा, पावर ऑफ लेंस L1, पावर ऑफ लेंस L1 इज ग्रेटर देन पावर ऑफ लेंस L2, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि ये इस पे इंसिडेंट है, तुरंत से कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्जिंग कैपेसिटी का मतलब है पावर, क्लियर है। अब पावर का डेफिनेशन किस टाइप से दिया जाता है, देखो जो पावर है उसका फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए एक छोटा सा डेरिवेशन है। वैसे तो आप फॉर्मूला याद रखो डायरेक्ट, पावर ऑफ लेंस होता है 1/f, ठीक है। पावर ऑफ लेंस क्या, 1/f, ठीक है। पर यहाँ जो डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन से अपन ये फॉर्मूला डेराइव करेंगे। देखो क्या है फॉर्मूला, पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द टेंजेंट ऑफ द एंगल बाय व्हिच इट कन्वर्ट्स। मतलब मैं डायग्राम बना के एक्सप्लेन करता हूं आपको। देखो क्या है, मान लो ये मैंने बना दिया कन्वर्जिंग लेंस। कौन सा लेंस बना दिया, कन्वर्जिंग लेंस। ये इस कन्वर्जिंग लेंस का ऑप्टिकल सेंटर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर एक रे, यहाँ पे एक इंसिडेंट रे आ रही है और ये जो इंसिडेंट रे है ये 1 मीटर की दूरी पे आ रही है। कितनी दूरी पे आ रही है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 1 मीटर हो। ये डेफिनेशन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर से ये जो रे आ रही है इसका डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर। अब यहाँ पे जो ये कन्वर्ज होके ये यहाँ पे जाएगी, ये जो एंगल आया है, ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट पे जाएगी। इस पॉइंट को आप बोलते हो फोकस, ठीक है। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होती है, f, ठीक है। ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस 1 मीटर के बराबर हो जाए तो ये जो एंगल है ना, इस एंगल का, इसको एंगल को मैंने डेल नाम दे दिया। इस एंगल का अगर मैं टेन ले लूं तो उसी को आप पावर बोल देते हो, ठीक है। तो पावर का मतलब क्या है, देखो पावर का मतलब है 10 इंटू डेल, ठीक है। अब ये 10 डेल का मतलब क्या, देखो ये डिस्टेंस h मान ली पहले। ये डिस्टेंस अगर मैं h मान लूं तो 10 डेल का वैल्यू कितना हो गया, h/f। ज्योमेट्री से देखो तो, बट जो डेफिनेशन है, देखो डेफिनेशन सुनना ध्यान से। पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द टेंजेंट ऑफ द एंगल by which it converts or diverts a beam of light falling on unit distance from optical center।
मतलब ये जो रे आ रही है ना, ये रे जो कन्वर्ज हो रही है, अगर ये कन्वर्जिंग, ये जो इंसिडेंट रे है ये ऑप्टिकल सेंटर से 1 मीटर ऊपर हो जाए, ठीक है, तो ये जो डेविएशन एंगल आया है डेल, उसका टेंजेंट ले लो, टेंजेंट बोले तो tan थीटा, उसी को पावर बोला जाता है। तो यहां से जो है पावर का यहां से tan डेल का वैल्यू कितना आ रहा है, tan डेल का वैल्यू तो h/f आ रहा है, ठीक है। बट जो पावर होगी, पावर के लिए क्या करना है आपको, फॉर पावर ऑफ लेंस के लिए आपको h का वैल्यू 1 मीटर रखना होगा। h का वैल्यू 1 मीटर रख दूं तो ये जो बनेगा ना, ये पावर बन जाएगा। पावर जो है वो कितना हो गया, देखो tan डेल इक्वल टू 1/f, ये पावर ऑफ लेंस बन गया। अब tan डेल्टा छोटा होगा तो tan डेल्टा को क्या लिखा जा सकता है, डेल्टा, ठीक है। डेविएशन अगर वेरी स्मॉल है तो डेविएशन को ऐसा भी लिख सकते हो, डेविएशन इक्वल टू 1/f इक्वल टू पावर। तो आपको तो कुछ नहीं याद रखना, बस आपके लिए एक फॉर्मूला है, पावर जो लेंस का पावर होगा वो आपको बस इतना सा याद रख लेना है, 1/f, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, पावर ऑफ लेंस क्या है, 1/f। अब इसका यूनिट में पहले भी लिखाया था, ऐसा यूनिट ऑफ पावर। अब ये पावर जो है मैकेनिक्स वाली पावर नहीं है, मैकेनिक्स में जो पावर पढ़ी थी ना अपन ने, वर्क डन अपॉन टाइम, उस टाइप की पावर नहीं है। अगर इसका ऐसा यूनिट लिखूं मैं पावर का, ऐसा यूनिट ऑफ पावर, तो आप अगर एक बार देखोगे तो 1/मीटर लिख दोगे, 1/मीटर भी लिख सकते हैं क्योंकि फोकल लेंथ तो एक डिस्टेंस है ना, तो 1/मीटर लिख दूं, या उस 1/मीटर को एक नया नाम देते हैं अपन, डायप्टर, ठीक है। क्या नाम दिया, डायप्टर, ये डायप्टर आ गया, इसको कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। मींस अगर मान लो कोई लेंस है, उसका पावर दिया है 2 डायप्टर, ठीक है, 2 डायप्टर उसका पावर दिया है, मतलब वो ये वाले 1/f का वैल्यू आपको क्या कर देना है, 2d के, ठीक है, 2 डायप्टर, उससे फोकल लेंथ का कैलकुलेशन भी किया जा सकता है, ठीक है। अब यहां से अपन एक चीज और मैं समझाता हूं जरा। अगर मान लो आपके दिमाग में आ रहा होगा फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाए तो क्या होगा, अगर फोकल लेंथ नेगेटिव हो गया तो वो लेंस डाइवर्जिंग लेंस हो जाएगा। क्या डाइवर्जिंग लेंस, मतलब वो रे को कन्वर्ट करने की जगह डाइवर्ज करना होगा। मतलब अगर मान लो पावर पॉजिटिव है, पावर पॉजिटिव तो फोकल लेंथ पॉजिटिव, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। पावर पॉजिटिव है, यहां लिखता हूं जरा, अगर पावर पॉजिटिव है, पावर क्या है, पॉजिटिव है, पावर पॉजिटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव, यहां लिखते हैं, स्पेस नहीं अपने पास, पावर पॉजिटिव, पावर पॉजिटिव का मतलब फोकल लेंथ भी पॉजिटिव, और फोकल लेंथ पॉजिटिव मतलब कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। और पावर नेगेटिव का मतलब, पावर नेगेटिव, फोकल लेंथ नेगेटिव, और फोकल लेंथ का नेगेटिव मतलब डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। ये डाइवर्जिंग लेंस आ गया। अब इस टाइप से क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि आपके पास एक लेंस है, जैसे जो डॉक्टर होते हैं आपकी, जैसे मान लो किसी की आंखें खराब हो गई है, ठीक है, आंख से सही से प्रॉपर्ली नहीं दिख रहा, तो डॉक्टर क्या करते हैं, उसको एक कुछ न कुछ नंबर असाइन करते हैं। वो नंबर होता है पॉजिटिव नेगेटिव। आपके भी जिन जिनके चश्मे लगे हैं उनका नंबर दिया होगा डॉक्टर ने, मैंने भी लगाया, मेरा भी कुछ नंबर है। तो वो जो नंबर होता है ना, जो डॉक्टर्स आपको देते हैं, उसका मतलब क्या है, देखो इस टाइप से होता है। जैसे आपको लगा है, मान लो 2 नंबर का चश्मा है, तो उसका मतलब वो पावर है आपको, ठीक है। मतलब अगर मान लो किसी को लगा है पावर ऑफ लेंस, उसको जो नंबर लगा है -2 का चश्मा लगा है, उसको -2 का चश्मा लगाया ना, उसका मतलब है उसको -2 डायोप्टर पावर का चश्मा लगाया गया है। अब आपको अगर उस -2 डायोप्टर का जो चश्मा लगाया है उसका फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है, ठीक है। कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ, कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ लेंस। तो इस लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, आप खुद सोल्व करो, बहुत इजी क्वेश्चन है, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, विद इन 1 मिनट सोल्व हो जाएगा। तो पावर का आपने फॉर्मूला पढ़ा है सिंपल, 1/f। तो पावर का फॉर्मूला 1/f, पावर कितना आ गया, -2 डायोप्टर इक्वल टू 1/f। तो फोकल लेंथ कितना आ गया, -1/2 मीटर में आ रहा है। अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो -50 सेंटीमीटर हो गया। माइनस का मतलब कौन सा लेंस लगा होगा, डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस लगाया गया होगा। अगर ये प्लस होता है यहाँ पे तो 50 सेंटीमीटर का कन्वर्जिंग लेंस लगाया गया होगा। अब कौन सा लेंस कब लगाना होता है, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग, ये भी अपन आगे पढ़ेंगे, जिसको बोलूंगा मैं डिफेक्ट ऑफ विजन करके एक टॉपिक पढ़ने वाला है, भी अब रिसेंट आने वाला है 2-3 लेक्चर के बाद। तो डिफेक्ट ऑफ विजन में ये भी पता लग जाएगा कि कौन से पेशेंट को कौन सा वाला चश्मा लगाया जाता है, ठीक है, पॉजिटिव पावर का या नेगेटिव पावर का। तो देखो पावर ऑफ लेंस का कंक्लूजन बताता हूं। सबसे पहली बात तो आपको पावर ऑफ लेंस में कुछ पता हो ना हो, एक फॉर्मूला जरूर पता होना चाहिए, पावर ऑफ लेंस जो है 1/f, बस, और कुछ भी नहीं पता हो तो भी चलेगा।
क्योंकि अगर क्वेश्चन बनेगा ना जेईई और नीट में तो इस एक सिंगल फॉर्मूले से क्वेश्चन हो जाएगा बस। पर एक चीज ध्यान रखना, फोकल लेंथ को मीटर में रखोगे तो पावर डायोप्टर में आएगी, क्योंकि मैंने यहाँ ऐसा यूनिट की बात करी है। ठीक है, फोकल लेंथ को मीटर में रखना होगा। जनरली अपन ऑप्टिक्स के हर क्वेश्चन में फोकल लेंथ सेंटीमीटर में देते हैं, तो आप ये गलती करने वाले हो, नोट कर लो। ठीक है, फोकल लेंथ को मीटर में ही रखना है। फोकल लेंथ मीटर में रखोगे तो पावर डायोप्टर में आएगी, अगर इसको सेंटीमीटर में रख दिया तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा। क्लियर है? दूसरा, ये इतना सारा बोर्ड में दिया हुआ है, ये वाली जो कहानी है ये बोर्ड में दी हुई है, तो मैंने भी आपको एक्सप्लेन कर दी, 10 डेल का डेफिनेशन दिया है। अगर ये आपको याद रहता है तो ठीक है, वरना जब भी बोर्ड का एग्जाम हो एक बार इसको जरूर पढ़ के जाओ। जब भी बोर्ड पैटर्न का एग्जाम हो तो इसको पढ़ के जाओ। ठीक है, तो आज वाला जो ये लेक्चर में अपन ने पिछला अभी तक जो पढ़ा है, ये एनसीईआरटी में लेंस के नाम पे इतना ही दिया हुआ है। ठीक है, एक तो लेंस का डेरिवेशन थ्योरी की बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल तो दिए हुए हैं पीछे, बट एनसीईआरटी बुक की बात करूं तो एक तो ये जो अपन ने डेरिवेशन किया है लेंस का वो दिया है, दूसरा ये पावर ऑफ लेंस दिया है, और कुछ प्रिंसिपल फोकस, फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस के बारे में कुछ बता रखा है। तो आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ना जरा। नेक्स्ट टॉपिक, डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या काम आता है? देखो, इसका एक एक्सपेरिमेंट होता है, हो सकता है कि आपके बोर्ड में एक्सपेरिमेंट हो। अगर ये वाला एक्सपेरिमेंट ना होगा तो इससे रिलेटेड कुछ और एक्सपेरिमेंट हो सकता है इससे रिलेटेड। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट क्या काम आता है? देखो, यूजिंग दिस एक्सपेरिमेंट वी कैन कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ कन्वर्जिंग लेंस। ओनली कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ इससे कैलकुलेट किया जा सकता है। कन्वर्जिंग लेंस इसलिए क्योंकि जब अपन लेबोरेटरी में आप ये एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपके पास जो ऑब्जेक्ट होगा वो रियल होगा, और रियल ऑब्जेक्ट की जो रियल इमेज है वो कन्वर्जिंग लेंस बना सकता है, और रियल इमेज को अपन ऑब्जर्व करेंगे स्क्रीन पे। ठीक है, इसलिए रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज, ये जो है रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज ओनली कन्वर्जिंग लेंस ही बना सकता है, डाइवर्जिंग नहीं बना सकता। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से अपन क्या कैलकुलेट करेंगे? कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ, डाइवर्जिंग का नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखो पहले तो अपन सेटअप समझते हैं किस टाइप का सेटअप होता है, अरेंजमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद आगे कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं जरा क्या है। मान लो ये लाइन बनाई मैंने, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और इस प्रिंसिपल एक्सिस पे जो अपने पास लेंस रखा है वो यहां पे है। ठीक है, और इस लेंस को मैं मूव करा सकता हूं, ये मूविंग लेंस है। ठीक है, मूविंग लेंस मतलब इसको मैं प्रिंसिपल एक्सिस के अराउंड इस टाइप से लेफ्ट राइट में घुमा सकता हूं। और यहाँ लास्ट में एक स्क्रीन है, स्क्रीन का मतलब जहां पे मुझे इमेज मिलने वाली है ये स्क्रीन है, लेंस नहीं है, ध्यान रखना। इस स्क्रीन पे इमेज मिलेगी, और आपको पता है रियल इमेज को ही स्क्रीन पे लिया जा सकता है। एक यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, मान लो मैंने ये ऑब्जेक्ट बना दिया, ये इस टाइप से एरो है, ये एरो जो है अपना ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ये ऑब्जेक्ट आ गया। अब इस ऑब्जेक्ट का मुझे इमेज चाहिए कहां पे? स्क्रीन पे। ठीक है, समझते हैं जरा क्या है। सबसे पहला तो ये स्क्रीन फिक्स है, ये यहाँ पे स्क्रीन जो है वो फिक्स है, और साथ में ये जो ऑब्जेक्ट है ये भी फिक्स है। मतलब स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कैपिटल डी मान लिया मैंने, और वो जो कैपिटल डी होगा वो क्या होने वाला है? कांस्टेंट। कैपिटल डी क्या है? सेपरेशन बिटवीन स्क्रीन, ये स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस है जो कि कांस्टेंट होने वाला है। तो मैं कैपिटल डी लिख देता हूं, क्या है? सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन। ठीक है, और साथ में जो है डी क्या होने वाला है? कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि ये दोनों फिक्स है। क्या मैंने डायग्राम से आप देखोगे, ये जो डायग्राम बनाया है स्क्रीन को फिक्स रखा है, ऑब्जेक्ट को भी फिक्स रखा है। अब ये जो मूविंग लेंस है, ये मूविंग लेंस, ये जो रेड कलर मैंने लाइन बनाई है, ये इस मूविंग लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, अब इस लेंस को मैं यहाँ मूव कराऊंगा तो यहाँ इमेज बनने वाली है। ठीक है, अब इस लेंस को मैं मूव कराता हूं, इस अब मोमेंट कहां से कहां तक होगा? इस ऑब्जेक्ट से इस स्क्रीन के बीच में इसका मोमेंट पॉसिबल है। ठीक है, अब वो सिचुएशन जब मुझे स्क्रीन पे इमेज मिलेगी, देखो इमेज तो हर बार मिलेगी, बहुत सारी बार, बट वो इमेज जो है ना ब्लर इमेज बनेगी। एक्चुअल में अगर मान लो यहाँ ऑब्जेक्ट और यहाँ लेंस रखा है, और अगर इमेज जो है इस स्क्रीन को ना मान के मैं अगर ये इमेज बन रही हो, यहाँ इमेज बन रही होगी इस पॉइंट पे, तो स्क्रीन पे इमेज तो बनेगी पर वो ब्लर होगी। ठीक है, और इधर इमेज होगी तो वो भी ब्लर होगी। शार्प इमेज स्क्रीन पे तभी होगी जब एग्जैक्ट ये ऑब्जेक्ट है, ये वाला लेंस अगर इस एग्जैक्ट स्क्रीन वाली पोजीशन पे इमेज बना रहा होगा ना तो शार्प इमेज बनेगी। इधर होगी तो भी ब्लर और इधर होगी तो भी ब्लर। अब मैं क्या है ना, स्क्रीन को मूवमेंट नहीं करा रहा हूं, मूवमेंट किसका करा रहे हैं अपन? लेंस का। अब मान लो मैंने इस लेंस का मूवमेंट कराते कराते एक सिचुएशन ऐसी लेके आ गया यहाँ पे
कि यहां पे ये वाली जो सिचुएशन है ये डैश 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 डैश, यहां पे क्या हुआ, ये वाली डिस्टेंस x मान ली मैंने। जब इस इंस्टेंट पे मैंने लेंस को लेके आया हूं, इस पोजीशन को नाम दे देता हूं मैं L1 पोजीशन, ठीक है, लेंस की फर्स्ट पोजीशन लिखा है। इस L1 पोजीशन पे क्या आया कि यहां पे जब ये लेंस आया तो उस स्क्रीन पे शार्प इमेज आ गई। मैं क्या कर रहा था, देखो वापस सुनना, इस लेंस को इधर से इधर मूवमेंट करा रहा था, ये चेक कर रहा था कि वहां इमेज जो है ब्लर बन रही है शार्प। तो मैंने क्या पाया, जैसे यहां से बढ़ाते 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 मैं यहां ले गया तो एकदम शार्प इमेज आ गई, फिर वापस ब्लर हो गई। मतलब ये वो पोजीशन आ गई तब जब इस ऑब्जेक्ट का लेंस को अगर यहां रख दूं तो इस ऑब्जेक्ट की इस लेंस में इस पॉइंट पे इमेज बन रही होगी, इसका मतलब वहां शार्प इमेज बन गई। अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस x मान ली मैंने। अब ये x जो है वो क्या है, फर्स्ट पोजीशन ऑफ लेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट, कब, जब यहां पे शार्प इमेज बन रही है, ठीक है। तो मैं लास्ट में लिख दूंगा, बट यहां से आपको ये पता लग रहा है ये x क्या है, x वेरिएबल है या कांस्टेंट है, x वेरिएबल है क्या, इस लेंस को मूव कराऊंगा तो x तो वेरी करेगा। तो और ये जो दूसरी वाली डिस्टेंस है यहां से यहां d माइनस एक्स, d तो कांस्टेंट है क्या, तो ये दूसरी वाली डिस्टेंस हो गई d माइनस एक्स। अब आपको पता है ये जो पोजीशन L1 है, मैं यहां लिख देता हूं 8 पोजीशन L1 ऑफ लेंस, ठीक है, शार्प इमेज फॉर्म ऑन स्क्रीन, ठीक है। तो इस सिचुएशन पे शार्प इमेज फॉर्म हुई, और ये जो x है, x क्या है, पोजीशन ऑफ L1 फ्रॉम पोजीशन ऑफ लेंस, ठीक है, इन L1 सिचुएशन, ठीक है, पोजीशन ऑफ लेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट when sharp image form on screen, ठीक है। और ये L1 पोजीशन मान लो या फिर अभी L1 नहीं लिख लो, ठीक है। पोजीशन ऑफ लेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट when sharp image form on screen, मतलब स्क्रीन पे जब शार्प इमेज बन रही है तो ये पोजीशन आ गई लेंस की, किससे, ऑब्जेक्ट से। तो लेंस से स्क्रीन का डिस्टेंस d माइनस एक्स हो जाएगा, उसको मैंने लिख रहा हूं, ये अंडरस्टूड है। तो अब मैं यहां से लेंस फॉर्मूला लगाना शुरू करता हूं। तो देखो लेंस फॉर्मूला आप सभी को पता है क्या, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ये मैंने लेंस फॉर्मूला लगा दिया। अब इस लेंस के लिए अगर मैं v देखूं तो v तो ये इस डायरेक्शन में है। अब यहां से मैं जो ऑब्जेक्ट का रे डायग्राम नहीं बना रहा हूं, यहां से रे चलेगी और यहां जाके मीट करेगी, तो वो वाली डायरेक्शन पॉजिटिव होगी। तो v की जगह तो क्या लिखूंगा मैं, d माइनस एक्स, और साथ में u की जगह क्या लिखूंगा, माइनस एक्स, और कन्वर्जिंग लेंस है तो फोकल लेंथ तो पॉजिटिव ही होगी। तो 1/d माइनस एक्स माइनस 1/ माइनस एक्स इक्वल टू 1/f। अब मैंने क्या किया, अगर मैं देखो एक्सपेरिमेंटली, कैपिटल D तो मुझे पता है क्या, स्मॉल x मैंने एक्सपेरिमेंट से पता कर लिया, तो फोकल लेंथ पता लग जाएगी क्या, ये f क्या होगी, फोकल लेंथ पता लग जाएगी, यहाँ वैल्यू पुट करूंगा। और मैं इसको थोड़ा और सोल्व करता हूँ जरा, यहां से इसको सोल्व करने पे क्या मिलने वाला है आपको, एक रिजल्ट मिलेगा। देखो क्या, x इंटू डी माइनस एक्स, मैंने एलसीएम ले लिया यहाँ पे, तो देखो क्या हो गया, यहाँ x प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नहीं लिखा हमने, x गायब हो गया। तो ये इक्वेशन देखो किस टाइप से बन गई है, x गायब हो गया, एफ डी इक्वल टू डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ये क्वाड्रेटिक बन रही है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स प्लस एफ डी इक्वल टू 0, ये तो क्वाड्रेटिक बन गई। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसका मतलब तो यहां से दो वैल्यूज आने वाली, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या है, दो वैल्यूज आएंगी, मतलब लेंस की दो पोजीशन आने वाली, इसीलिए तो मैंने एक पोजीशन को L1 नाम दिया, दूसरी पोजीशन होगी L2, ठीक है। वो x का, यहां से इस क्वाड्रेटिक को सोल्व करूंगा तो x की आपको दो वैल्यू मिलेगी। अब क्वाड्रेटिक सोल्व करना मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को तो आता होगा, बट जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं वो क्वाड्रेटिक कैसे सोल्व करेंगे, देखो जरा। अब इस क्वाड्रेटिक को सोल्व करके दो पोजीशन जो x1 x2 मिलेगी, अब सोल्व नहीं करना मुझे, x1 x2 दो पोजीशन जो है उनका वैल्यू पता करता हूं, देखो क्या क्या हो सकता है। तो आपको पता होगा इसकी दो वैल्यूज आ गई, मान लो x1 एंड x2, ये दो, इस क्वाड्रेटिक को सोल्व करने पे दो वैल्यू आ गई। अब मैं थोड़ा सा मैथ्स लगा के आपको समझाता हूं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, बायो वाले बच्चों के लिए ये अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा हैं,
तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। ये मैथ्स वाले बच्चों को तो पता होगा, ये नीट वाले बच्चे भी ध्यान रखें। वैसे आप लोगों ने 10th में पढ़ा होता है, क्वाड्रेटिक में इतना सा पढ़ाया जाता है, पर आप लोग इसको भूल गए होंगे। तो देखो अब जो है ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहां से मेरे पास जो रूट आए वो क्या है, x1 प्लस x2। तो x1 प्लस x2 का वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, x1 प्लस x2 का वैल्यू माइनस, अब b की जगह क्या आ रहा है यहाँ पे, माइनस डी आ रहा है क्या, तो माइनस डी अपॉन 1 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो x1 प्लस x2 का वैल्यू तो क्या आ गया, d। मतलब वो जो पोजीशन आएगी, ऑब्जेक्ट से जो डिस्टेंस आएगी, उन दोनों डिस्टेंस का, पहली डिस्टेंस x1 आएगी, दूसरी डिस्टेंस x2 आएगी, दोनों का सम करूंगा तो क्या आ गया, वो d आ गया। इनको मल्टीप्लाई किया जाए, x1 x2 जो रूट आए हैं इस इक्वेशन के, इनको मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, देखो x1 इंटू x2 जो आएगा, ये देखो अल्फा बीटा रूट्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, c अपॉन है। अब यहाँ c जो कांस्टेंट है वो कितना आ रहा है, fd, और a तो 1 आ गया। मतलब मेरे को क्या मिला, x1 इंटू x2 इक्वल टू fd, ये मिल गया। ठीक है, ये सम ऑफ, ये तो हो गया सम ऑफ रूट्स, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरे को अगर मान लो x1 माइनस x2 चाहिए, क्या चाहिए मुझे, x1 माइनस x2। तो x1 माइनस x2 कैसे कैलकुलेट करूंगा, देखो x1 माइनस x2 जो है इसका मोड चाहिए मान लो, या फिर x1 माइनस x2 लिख लेते हैं। तो मोड लिखा, मोड क्या होगा x1 माइनस x2, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है, देखो x1 प्लस x2 होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2। ये अगेन बायो वाले बच्चों के लिए प्रॉब्लमेटिक होगा, बाकी जेई वाले बच्चों को तो ये पता ही होता है। ठीक है, बायो वाले बच्चे यहां से क्या करो, x1 माइनस x2 चाहिए ना मुझे, इसका a प्लस बी होल स्क्वायर ओपन करोगे तो क्या आएगा, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस 2x1 x2 माइनस 4x1 x2, तो माइनस 2x1 x2 बचेगा, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस 2x1 x2, तो वो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर रूट लगाओगे तो ये आ गया क्या। अब ये जो x1 माइनस x2 आया, मोड x1 माइनस x2, ये कितना आ गया, देखो यहां से रूट ओवर x1 प्लस x2 का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ से, d स्क्वायर, x1 प्लस x2 का वैल्यू मैंने d स्क्वायर रख दिया, माइनस 4, मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है, fd, 4fd। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 का मतलब क्या है, वो जो दो पोजीशंस आ रही है ना, एक पोजीशन तो x1 पे, दूसरी पोजीशन x2 पे, उन दोनों के बीच का सेपरेशन है। देखो लेंस की जो, ये जो लेंस ने इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाई है स्क्रीन पे शार्प इमेज दो बार बनने वाली है, ये ध्यान रखो। पहले तो पहला सिचुएशन x1 हो गया, दूसरा सिचुएशन x2 हो गया। अब ये मान लो L1 सिचुएशन पहला है, तो यहाँ पे जो ये x है, यहाँ x का वैल्यू जो है ये x इक्वल टू x1 पहला सिचुएशन हो गया। दूसरा सिचुएशन मान लो यहाँ पे आता है, दूसरा सिचुएशन मान लो ये L2 आ गया, ये L2 आ गया। अब तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी यहां से x इक्वल टू x2 हो गई है। अब ये जो दोनों सिचुएशन है x1 माइनस x2, x1 ये रहा x2 ये रहा, दोनों के बीच का सेपरेशन ये मैंने d मान लिया। x1 माइनस x2 को हम क्या मान लिया मैंने, ये जो मॉड x1 माइनस x2 है ना, इसको मैंने d मान लिया। क्लियर है, इसके आगे की कैलकुलेशन समझाता हूं जरा, क्या है देखो, इसको हटा देता हूं यहां से। तो x1 माइनस x2 को मैंने क्या मान लिया, d। तो यहां क्या मान लिया मैंने, देखो d इक्वल टू रूट ओवर d स्क्वायर माइनस 4fd। 4fd कहां से लिखा देखो, ये 4 x1 x2 का वैल्यू 4fd था क्या। अब मैंने x1 माइनस x2 को क्या मान लिया मैंने, d। यहां लिख देता हूं x1 माइनस x2 इक्वल टू मैंने क्या मान लिया है, d। ठीक है, तो यहां से अगर मैं देखो तो मुझे कैलकुलेशन क्या करना था, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या कैसे कैलकुलेट करना, देखो d स्क्वायर कैपिटल D स्क्वायर माइनस 4fd। तो 4fd कितना आ गया, देखो कैपिटल D स्क्वायर माइनस स्मॉल d स्क्वायर, तो फोकल लेंथ क्या आ गया, कैपिटल D स्क्वायर माइनस स्मॉल d स्क्वायर अपॉन 4d। ये फोकल लेंथ का फॉर्मूला आ गया आपके पास। ठीक है, इतना फोकल लेंथ आ गया, कैपिटल D कांस्टेंट हो गया। तो आप चाहो तो ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, ये फॉर्मूला आप याद रखो हमेशा, आपका आंसर आ जाएगा। नीट वाले स्टूडेंट्स तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर ले तो भी चलेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला में मैं बता देता हूं, फोकल लेंथ का डायरेक्ट फॉर्मूला रट लो आप तो। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला रट लिया, कैपिटल डी क्या है, सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन। स्मॉल डी अभी मैं लैंग्वेज में लिख दूंगा क्या है, कैपिटल डी पता लग गया, एफ आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। क्लियर है, तो यहां से ये पता लगा, ये जो डी है स्मॉल डी क्या है, x1 माइनस x2, और मैं ये x1 माइनस x2 लिख देता हूं, जो मैंने x1 माइनस x2 को माना है। यहां लिखता हूं नीचे x1 माइनस x2 क्या मान लिया मैंने, d।
ये कैसे आया वो कैलकुलेशन आप नोट कर लेना, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं सारी टर्म्स। ये जो mod x1 माइनस x2 है, mod x1 माइनस x2 इक्वल टू डी, इसको मैंने क्या माना, सेपरेशन बिटवीन टू पोजीशंस, ठीक है। ये दो पोजीशन आई है, सेपरेशन बिटवीन टू पोजीशन व्हेन शार्प इमेजेस फॉर्म ऑन स्क्रीन। जब स्क्रीन पे शार्प इमेज बन रही होगी तो दोनों पोजीशन के बीच का डिस्टेंस है डी, स्मॉल डी। पहली बार L1 पे बनी, दूसरी बार L2 पे बनी, दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी। तो वो स्मॉल डी अगर आपको पता हो तो फोकल लेंथ के लिए फॉर्मूला याद रख लेना आपको, ठीक है। अच्छा, अब यहां से एक टर्म और है, एक टर्म और क्या है, देखो ये जो डी है ना, ये डी का वैल्यू अगर मान लो ये डी का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आना चाहिए, ये स्मॉल डी ऑलवेज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अगर डी नेगेटिव आ गया ना, स्मॉल डी नेगेटिव आ गया, स्मॉल डी नेगेटिव आ गया तो क्या होगा, ये तो पोजीशन ही नहीं मिलने वाली फिर, ठीक है। स्मॉल डी तो क्या, दो पोजीशन के बीच का सेपरेशन है ना, तो वो क्वांटिटी तो हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए, ठीक है। और मैथ्स वाले बच्चे समझ जाएंगे कि वो जो क्वाड्रेटिक है ना, उस क्वाड्रेटिक के रूट हमेशा पॉजिटिव आने चाहिए। रूट पॉजिटिव हमेशा कब आएंगे, दो रूट आए, या तो दो रूट हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं, या फिर इमेजिनरी हो सकते हैं। बाकी जो नीट वाले बच्चे यहाँ से इसे समझे कि ये डी हमेशा पॉजिटिव होगा, और ये डी पॉजिटिव कब होगा, ये रूट वाली अंदर वाली टर्म क्या हो जाए, पॉजिटिव। रूट वाली अंदर वाली टर्म नेगेटिव हो गई तो इसके इक्वेशन के रूट्स जो है वो इमेजिनरी हो जाएंगे। तो अगर एक्सपेरिमेंट होगा आपका, एक्सपेरिमेंट कब होगा, जब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, तो d स्क्वायर माइनस 4fd ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, तो जो d का वैल्यू है 4f से ज्यादा होना चाहिए। मतलब ये जो d है ना, इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, जो d का मिनिमम वैल्यू, ये कैपिटल D क्या है, कैपिटल D है सेपरेशन बिटवीन लेंस, सॉरी कैपिटल D सेपरेशन बिटवीन लेंस एंड स्क्रीन। तो वो जो डिस्टेंस है वो 4f से ज्यादा होगी तो ही आपका एक्सपेरिमेंट हो पाएगा। अब यहां से मेरे को पता लगा d का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, d का मिनिमम वैल्यू 4f होना चाहिए। अगर 4f से कम होगा तो ये एक्सपेरिमेंट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आपको जो है ये जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जो लेंस आपको दिया होता है, आपको लैब में आपको पता होता है लेंस का फोकल लेंथ क्या है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपने d कैपिटल D सेट कर लेना होता है, स्क्रीन और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कैपिटल D का मिनिमम वैल्यू 4f होना चाहिए। अब देखो वापस रिपीट करता हूं क्या क्या आपको याद रखना है इस एक्सपेरिमेंट में। सबसे पहला, इस मेथड से आप कैलकुलेट क्या करने वाला हो, फोकल लेंथ ऑफ कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। अब तो आपको कुछ ना पता हो, बस ये नोटेशंस पता हो, फॉर्मूला पता हो, बस और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को तो एक क्वाड्रेटिक वगैरह की कैलकुलेशन समझ आ रही होगी। नीट वाले बच्चों को अगर प्रॉब्लम है तो आप केवल फॉर्मूला याद रखो, बस फॉर्मूला क्या है देखो, पहले तो बता देता हूं, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कैपिटल D, एक पॉइंट तो याद रखना है। दूसरा ये फॉर्मूला रट डालो, f इक्वल टू कैपिटल D स्क्वायर माइनस स्मॉल d स्क्वायर अपॉन 4d, ठीक है। थर्ड ये पता होना चाहिए स्मॉल d क्या है, स्मॉल d जब इमेज जो बनी होगी, जो इमेज बन रही होगी कहां पे, स्क्रीन पे जो इमेज बनी होगी, स्क्रीन पे जो इमेज बनेगी, पहली सिचुएशन में शार्प इमेज बनी, दूसरी सिचुएशन में शार्प इमेज बनी, और दोनों सिचुएशन में जो लेंस का पोजीशन है उनके बीच का सेपरेशन है। तो मैंने यहां भी लिखा भी है, सेपरेशन बिटवीन टू पोजीशन व्हेन शार्प इमेजेस फॉर्म ऑन स्क्रीन। तो स्क्रीन पे शार्प इमेज बनी तो ये आ गया f, ठीक है। ऐसी पोजीशन दो बार आती है, ठीक है, दो बार ऐसी सिचुएशन आएगी जब स्क्रीन पे शार्प इमेज बनेगी। तो यहां से अब एक टर्म और समझता हूं जरा मैं, जो दोनों बार मैग्निफिकेशन है वो क्या क्या आने वाला है देखो। तो दोनों बार वाला मैग्निफिकेशन यहां से एक्सप्लेन करता हूं क्या क्या आएगा। मान लो पहली बार मैग्निफिकेशन आया m1, तो m1 क्या लिख दिया मैंने, m1 क्या लिखते हैं लेंस के केस में, h1 और ho। मान लो इमेज का जो y कोऑर्डिनेट आया h1, ऑब्जेक्ट का y कोऑर्डिनेट इक्वल टू b अपॉन u, b अपॉन u लिखते हैं ना मैग्निफिकेशन के केस में, ठीक है। तो यहां से m1, ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिख रहा हूं पहले तो, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट b अपॉन u। तो पहली सिचुएशन में m1 लिखता हूं, तो पहली सिचुएशन में यहां b की जगह क्या लिखूंगा, d माइनस x1 अपॉन माइनस x1, ठीक है। m1 लिखूंगा तो x1 वाली पोजीशन के लिए लिख रहा हूं ना, ऐसे m2 लिखूंगा तो d माइनस x2 अपॉन माइनस x2, इस टाइप से लिख दूं क्या। अब यहां से अगर मैं देखूं तो ये जो d माइनस x1 आया ना, ये जो d माइनस x1 है,
अब अगर मैं ये m1 m2 को मल्टीप्लाई करता हूं तो m1 m2 का मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है देखो, m1 m2 इक्वल टू d माइनस x1 d माइनस x2 अपॉन माइनस x1 माइनस x2। ठीक है, अब यहां से देखो d माइनस x1 की जगह क्या लिखा जा सकता है, m1 m2। यहां से इस इक्वेशन से d माइनस x1 की जगह क्या लिख दूंगा, यहां से d माइनस x1 की जगह x2 लिखा जा सकता है। ये वाली इक्वेशन से देखो जरा, ये वाली इक्वेशन से d माइनस x1 की जगह मैं x2 लिख दूंगा। ऐसे ही d माइनस x2 की जगह क्या लिख सकता हूं, ये आ गया x1 अपॉन ये माइनस माइनस प्लस x1 x2। तो यहां से मेरे को क्या पता लगा, ये आपको याद रखना है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है 1 आ गया। मतलब क्या हुआ, जब एक बार शार्प इमेज बनी होगी, मान लो उसका मैग्निफिकेशन 3 है, तो जब दूसरी बार शार्प इमेज बनी होगी दूसरी पोजीशन पे, जब मैग्निफिकेशन 1/3 रहा होगा। ठीक है, मतलब आपको याद रखना है दोनों मैग्निफिकेशन का मल्टीप्लिकेशन कितना है 1। तो देखो यहां से मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं, m1 m2 1 आ गया क्या। मान लो पहली सिचुएशन जो है, पहली सिचुएशन में जो इमेज का y कोऑर्डिनेट है वो h1, ऑब्जेक्ट का y कोऑर्डिनेट h2। दूसरी सिचुएशन में h2 इमेज का कोऑर्डिनेट, ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट h, वही सेम रहेगा, ऑब्जेक्ट तो चेंज नहीं हो रहा ना। देखो ऑब्जेक्ट तो यही है, ऑब्जेक्ट का हाइट सेम है, पर इसको मैं चेंज करूंगा तो इमेज का साइज चेंज हो जाएगा क्या से। तो पहली सिचुएशन में h1, दूसरी सिचुएशन में h2। तो मुझे यहां से क्या पता लगा, देखो h1 h2 इक्वल टू h0 स्क्वायर। क्लियर है, मतलब h0 जो है वो रूट ओवर h1 h2 आ गया। मैथ्स की लैंग्वेज में बोलूं तो ये जो इमेज की साइज है, इमेज की जो हाइट है या इमेज के जो कोऑर्डिनेट्स है, उनका जो ज्योमेट्रिकल मीन होगा वो ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। क्लियर है, यहां से तो आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं, ये वाला फॉर्मूला याद रखो। तो 3 फॉर्मूले याद रखने हैं आपको, 1 एक तो ये याद रखना है फोकल लेंथ का, एक ये, और एक ये डी मिनिमम वाली कहानी भी याद रखो। डी मिनिमम जो है एक्सपेरिमेंट करने के लिए मिनिमम डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में 4f चाहिए। क्लियर है, अब देखो इसी को मैं कहानी को अगर रे डायग्राम से समझाऊं तो रे डायग्राम देखो, अपन ने रे डायग्राम में क्या पढ़ा था, जैसे मान लो ये लेंस है, इस लेंस में यहां फोकस f to f f to f, ठीक है, इस टाइप से पढ़ा था अपन ने। अब देखो एक्चुअल में अपन अभी एक्सपेरिमेंट में तो लेंस का मूवमेंट कर रहे हैं, बट मैं यहाँ अगर यहाँ पर मूवमेंट बताऊं तो मान लो एक सिचुएशन तो ऐसी रही होगी जब ऑब्जेक्ट यहाँ रहा होगा O1 पोजीशन, O1 ऐसी सिचुएशन पे इमेज यहाँ की बनी होगी क्या, यहाँ इमेज बनी होगी I1, मतलब यहाँ पे स्क्रीन का फर्स्ट पोजीशन आ गया, ये पोजीशन स्क्रीन का फर्स्ट आ गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस d रहा होगा, ये ऑब्जेक्ट और इमेज। ठीक है, इस वाली सिचुएशन पे जो इमेज है वो एनलार्ज बनी होगी। एक सिचुएशन पे ऑब्जेक्ट यहाँ रहा होगा, इसको O2 नाम दे दो, तो इमेज यहाँ बनी होगी कुछ I2, ये स्क्रीन का दूसरा पोजीशन, यहाँ भी ये वाली डिस्टेंस कैपिटल D रही होगी। क्लियर है, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का। तो ये इस टाइप से दो सिचुएशन में मैंने ऑब्जेक्ट को मूव करा के बना दिया, बट एक्सपेरिमेंट में मूवमेंट किसका होता है, लेंस का। ठीक है, तो ये यहां तक आपको याद रखना है। तो इस एक्सपेरिमेंट में 3 चीजें, 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, अभी लिख देता हूं मैं क्या क्या। देखो तो डिस्प्लेसमेंट मेथड मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया आपको, इसमें आपको 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट क्या, ये फॉर्मूला फोकल लेंथ ऑफ लेंस कैपिटल डी के सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन स्मॉल डी के दो पोजीशन, जब शार्प लेंस को शिफ्ट किया ना अपन ने, तो सेपरेशन बिटवीन टू पोजीशंस व्हेन शार्प इमेज फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। और कैपिटल डी पता लग गया, डी का मिनिमम वैल्यू 4f होना चाहिए, m1 m2 दोनों का मैग्निफिकेशन क्या हो 1 हो। ठीक है, तो मैंने 3 क्वेश्चन लिखे बोर्ड पे। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन करता हूं, क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूं, अगर आपको दिख नहीं रहा है तो देखना जरा। इन डिस्प्लेसमेंट मेथड कैपिटल डी इक्वल टू 100 मीटर। कैपिटल डी बोले तो कैपिटल डी का वैल्यू क्या है, जो कैपिटल डी है ना वो है आपका ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस। फोकल लेंथ लेंस का कितना दिया 20 मीटर। कैलकुलेट सेपरेशन बिटवीन टू पोजीशंस when calculate separation between two positions of lens when sharp images form on screen। वापस रिपीट कर रहा हूं, इन डिस्प्लेसमेंट मेथड कैपिटल डी 100 मीटर, फोकल लेंथ 20 मीटर, कैलकुलेट सेपरेशन बिटवीन टू पोजीशंस ऑफ लेंस व्हेन शार्प इमेजेस फॉर्म ऑन स्क्रीन। तो सॉल्व करता हूं जरा क्वेश्चन क्या है, देखो आपको पता फोकल लेंथ का एक फॉर्मूला मैंने आपको बोला, इसको याद रखो, कैपिटल डी स्मॉल डी 4d। ठीक है, यहां से आपको पता क्या करना है, स्मॉल डी पता करना है। क्या है, देखो ये पूरा क्या होगा स्मॉल डी, तो फोकल लेंथ कितना दिया 20 इक्वल टू 100 स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर 4 into 100, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ गया, देखो 8 इंटू यहाँ कितना हो गया 10,000 हो गया माइनस डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर कितना आ रहा है
सोल्व करूंगा तो 2000 आ गया, तो डी कितना आ गया रूट ओवर 2000 मीटर। सोल्व कर लेना हम इसको, ठीक है। तो स्मॉल डी का पोजीशन आ गया है, ठीक है। स्मॉल डी मतलब वो पोजीशन जब इमेजेस जो है वो शार्प बन रही होगी। दूसरा क्वेश्चन ये ना, इस क्वेश्चन में क्या है, देखो क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आपको क्वेश्चन लिखना है, वीडियो पोस्ट करना है, सोल्व करना है। देखो क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट बना रखा है, यहाँ फोकस लेंस है जिसका फोकल लेंथ 30 है, और ये स्क्रीन बना रखी है। ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस आप देखोगे 100 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कितना है, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। कैलकुलेट x का वैल्यू पता करना है आपको। अब x क्या है, देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस x है, मतलब लेंस से ऑब्जेक्ट का कितना डिस्टेंस रखोगे शार्प इमेज बन जाए। तो कैलकुलेट x सो दैट शार्प इमेज फॉर्म ऑन स्क्रीन। तो वीडियो पॉज करो और सोल्व करने के लिए ट्राई करो। तो मैं सोल्व करता हूं, जरा क्या है, अगर मैं इसको सोल्व करूंगा ना क्वेश्चन को, आप यहाँ पूरी कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पे x का वैल्यू जो है सोल्व करोगे ना क्वाड्रेटिक, तो x का वैल्यू इमेजिनरी वैल्यू आना होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये एक्सपेरिमेंट पॉसिबल नहीं है। और मैंने आपको बोला था डी मिनिमम कितना होना चाहिए, 4f। अब यहाँ डी मिनिमम जो है, डी का वैल्यू कितना है 100 सेंटीमीटर, और 4f कितना आ रहा है, 4 इंटू 30 120 क्या 120 सेंटीमीटर है। तो ये तो जो है डी का मिनिमम वैल्यू कितना, डी मिनिमम कितना होना चाहिए 4f, और 4f का वैल्यू तो कितना आ रहा है 120, और डी का वैल्यू तो कितना 100। तो एक्सपेरिमेंट नॉट पॉसिबल। अब जिसने मैथ्स लगाई होगी, पूरी क्वाड्रेटिक सोल्व करी होगी, x का रूट जो x है ना इमेजिनरी आ रहा होगा, उसमें रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा होगा, बाय वालों के लिए बोलो तो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, इन अ डिस्प्लेसमेंट मेथड कैपिटल डी 120 मीटर, मैग्निफिकेशन 3 एंड 1/3। अब मैग्निफिकेशन 3 है एक बार, और एक बार 1/3 है, इसका मतलब एक्सपेरिमेंट हो रहा होगा। फॉर टू पोजीशंस ऑफ लेंस, देन कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ लेंस। तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस पता कर लेते हैं। अब इसमें अगर मैं देखूं तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊं, तो ये फोकल लेंथ, ये कैपिटल डी तो मुझे पता है, पर ये स्मॉल डी क्वेश्चन में नहीं दिया है। फोकल लेंथ तो आपसे पूछा है, स्मॉल डी नहीं दिया ना, स्मॉल डी ना देखी है, मैग्निफिकेशन दे दिया हमने। तो स्मॉल डी को मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा स्मॉल डी की टर्म में। आपको देखो मैग्निफिकेशन से आपको स्मॉल डी लाना पड़ेगा। तो देखो क्या है, मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ये ऑब्जेक्ट आ गया, ये स्क्रीन आ गई यहाँ पे स्क्रीन, और ये लेंस आ गया, मान लो ये लेंस आ गया, और ये डिस्टेंस x है, और ये वाली डिस्टेंस आपने d माइनस एक्स लिखी थी, d की जगह कितना है 120, तो इसको मैं लिख दूं d माइनस एक्स को 120 माइनस एक्स। तो मैग्निफिकेशन कितना है देखो, वैसे यहाँ तो उसने मैग्नीट्यूड लिखा है, बट -3 होना चाहिए। -3 क्यों, क्योंकि जो लेंस इमेजेस बनाएगा ना वो इन्वर्टेड इमेजेस बनेगी, ठीक है। तो d की जगह -3 मैग्निफिकेशन -3, और मैग्निफिकेशन को क्या लिखा जा सकता है, मैग्निफिकेशन -3 जो है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिखता हूं मैं v/u। तो -3 v की जगह क्या लिख दूंगा d माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स। माइनस एक्स क्यों, इधर है ये, ठीक है। तो यहां से कितना आ गया देखो -3, d की जगह कितना लिख दिया 120 माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स, तो 3x इक्वल टू 120 माइनस एक्स। तो x का वैल्यू कितना आ गया 4x इक्वल टू 120, तो x का वैल्यू आ रहा है 30 सेंटीमीटर। अगर x का वैल्यू 30 सेंटीमीटर आया, x का वैल्यू 30 सेंटीमीटर आ रहा है, मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई है 30 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां कितनी हो जाएगी, ये टोटल डिस्टेंस आपको पता है ना, कैपिटल डी कितना है 120 सेंटीमीटर। अब ये 120 30 चला गया तो कितना आ गया 90 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ, अब यहां से क्या करूंगा मैं, लेंस फॉर्मूला लगा दूं। लेंस फॉर्मूला क्या है देखो, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो इमेज का मतलब 90 पे 1/90 माइनस 1/u की जगह क्या लिखते हैं -30 इक्वल टू 1/f। अब यहां से सोल्व करूंगा तो 90 एलसीएम आ गया, 1 प्लस ये कितना हो गया 3 1/f, तो हो गया 4/90 1/f। तो फोकल लेंथ कितना आ गया 45/2, ठीक है। सेंटीमीटर में सॉरी मीटर में आएगा, क्योंकि ये मीटर में दिया है ना, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन अपना सोल्व हो गया, फाइनल आंसर आ गया अपना 45/2। तो हर बार फॉर्मूला नहीं लगेगा, आपको डेरिवेशन भी पता होना चाहिए, डेरिवेशन का पैटर्न क्या है, जैसे इस क्वेश्चन में डेरिवेशन बेस्ड हो गया, ठीक है। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा, ये भी नहीं दिया होगा आपको, ये डिस्प्लेसमेंट मेथड है, बोल दिया जाएगा इन कॉन्वेक्स लेंस सॉरी इन कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस में एक ऐसा अरेंजमेंट है कि एक बार जो है मैग्निफिकेशन 3 एक बार 1/3 है, ऑब्जेक्ट और जो शार्प इमेज बन रही है उसका डिस्टेंस। तो आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। या फिर कभी कभी इस टाइप की लैंग्वेज यूज कर लेगा, पोजीशन ऑफ लेंस व्हेन शार्प इमेजेस फॉर्म ऑन स्क्रीन
डिस्प्लेसमेंट मेथड नहीं लिखेगा तो आपको समझ लेना है कि ये डिस्प्लेसमेंट मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज वाला लेक्चर यहीं क्लोज करते हैं। वैसे आज वाले लेक्चर में अपन ने क्या क्या पढ़ा एक बार और बता देता हूँ। लेंस फॉर्मूले का डेरिवेशन, लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला और डिस्प्लेसमेंट मेथड। न्यूमेरिकल अपन ने कुछ ज्यादा खास नहीं करे, केवल डिस्प्लेसमेंट मेथड की अपन ने न्यूमेरिकल करे हैं। ठीक है, तो आज वाला लेक्चर क्लोज करते हैं। थैंक यू।